Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल, सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं नए क्लास, जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की और नए लेसन की। जल्दी से क्या करिए, सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को दोस्तों जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि सभी लोग क्लास में, लाइव क्लास में जुड़ जाएं। तो जल्दी करिए, जल्दी सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाओ और क्लास को जल्दी से क्या कर दो दोस्तों, लाइक कर दो। सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाओ तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जल्दी करिए। गुड इवनिंग सभी को, सभी गुड इवनिंग। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आपका एग्जाम चल रहा है और आपका एग्जाम पास है भी, तो आप लोगों का जो है हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और आप लोग मेहनत से लगे रहिए, ठीक है, बढ़िया से लगे रहिए। जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाइए तो इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिव साथ, जो आपको जॉन बनाएगा, तो आपकी ध्यान सुनना और अपनी जहन में उतार लेना है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो आप लोग निराश मत होना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो आप लोग निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। इसी मॉड्यूल से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट सभी क्लास में आ जाइए और क्लास को स्टार्ट किया जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नया लेसन है, और इस लेसन का नाम क्या है, पहले तो आप लोग ना नाम लिख लो लेसन का, फिर इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेसन का नाम लिख लो, प्रकाश का व्यतिकरण। लेसन का नाम है प्रकाश का व्यतिकरण, व्यतिकरण, ठीक है। ये लेसन है और लेसन का जल्दी से नाम लिख लीजिए, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण, ये लेसन का नाम है, जल्दी से आप लोग लिख लो। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो लिख लीजिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो जल्दी से रहुआ लोग ई लेसन का नाम लिख लें, ठीक है। जल्दी क्या करिए, प्रकाश का व्यतिकरण लिखिए और इंग्लिश छापिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। जल्दी करिए, जल्दी से आप लोग ये काम कर लो। जल्दी से इतना कर दो, फिर आपको आगे हम बताएं और समझाएं। तो तुम लोग मेरे क्या हो, दशरथ मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग जब तक इसको तोड़ नहीं दें तब इसको छोड़ना नहीं है। तो हेडिंग भी कर देना है प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। पहले लेसन का नाम लिख लीजिए प्रकाश का व्यतिकरण और हेडिंग बना लीजिए, जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, हेडिंग कर लीजिए प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, हेडिंग कर दो प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये हेडिंग भी बना लो आप लोग, ठीक है। ये हेडिंग भी कर लो, जल्दी से रंग लोग हेडिंग कर लें, ठीक है। जल्दी से कर लें, प्रकाश का व्यतिकरण करना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करना है। तो जल्दी से आप हेडिंग बना लो, फिर इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। हो गया इतना? अब देखो ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे वो कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था विद्युत चुम्बकीय तरंगे पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। आज से याद करो, कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था, आप लोगों को याद है? कुछ कई हजार साल पहले पढ़ाया था। सेम उसी की तरह ये भी, ये घटना जो होता है वैसे ही होता है। ध्यान रखना है, प्रकाश की तरह जैसे चलता है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऐसे चलेगा ये भी। ये ना दो प्रकार का होता है, जहां पर इसका मान अधिकतम होगा जब तरंगे चलेंगी तो कहीं पर मान बढ़ेगा, कहीं पर घटेगा। जहां पर प्रकाश की तरंग का मान बढ़ता है, अधिकतम होता है, ध्यान रखना, वहां पर होता है समपोषी व्यतिकरण, और जहां पर कम होता है ना, वहां पर होता है विनाशी व्यतिकरण। ध्यान रखना है, इसके दो प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है आपको, एक समपोषी, दूसरा क्या, विनाशी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से हेडिंग बना लो। और अब देखो, अब यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसके बारे में, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में दिख रहा होगा, इंटरफेरेंस के बारे में दिख रहा होगा, ठीक है। देखो क्या दिख रहा होगा, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम
के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर बहुत कम पाई जाती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इस घटना क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। हमने पहले बताया जब एक ही आवृत्ति की दो तरंगे क्या होंगी, आवृत्ति कितना है? एक है, कितने तरंगे? दो तरंगे चलेंगी। जब चलेंगी तो क्या होगा? कहीं पर उनका मान बढ़ेगा और कहीं पर घटेगा। जहां पर बढ़ता है उसको समपोषी और जहां पर घटता है उसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब ध्यान रखना है, इन्हीं घटनाओं को, जो घटनाएं हो रही हैं, इस घटना को ही बोलते हैं क्या? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आपको जो स्क्रीन दिख रहा है जल्दी से इसको नोट कर लो। और ये हेडिंग था और लेसन का नाम भी यही था। एंड यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में भी बनेगा। तो एग्जाम में व्यतिकरण भी पूछ सकता है और इसके प्रकार भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। जल्दी से आप लोग इतना लिख लीजिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों को अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग का जो तीव्रता है उससे क्या होता है? बहुत अधिक होता है और कुछ बिंदुओं पर बहुत कम पाई जाती है। और ये जो घटना होता है ना, ये जो घटना होता है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग इतना नोट कर लीजिए, जल्दी करिए। जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लीजिए। फिर इसके प्रकार की बात करते हैं, जो कि दो होता है, एक समपोषी एक विनाशी। वैसे जहाँ पर मान बढ़ेगा ज़्यादा होगा वो समपोषी, जहाँ पर घटेगा वो विनाशी। इसके वर्ड में इसका मतलब छिपा हुआ, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हटाया जाए। तो जल्दी लिखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं तो उनके अध्यारोपण से क्या होता है? विभिन्न बिंदुओं पर क्या होता है? तीव्रता जो है तरंगों की अलग अलग होती है, योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तरंग का मान जो है अधिकतम होता है, ठीक, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होता है, और इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब इसको हटाते हैं, ठीक है, अभी हटाते हैं, ध्यान रखना है। और ये लेसन नाम लिख चुके होंगे, प्रकाश का व्यतिकरण सेम था, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब ना इसके प्रकार की बात करते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो इसके प्रकार की बात करते हैं। तो अब जो है आपको छाप देना है व्यतिकरण, व्यतिकरण दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के, ध्यान रखना है। पहला क्या होता है, तो पहला छाप दो समपोषी व्यतिकरण, पहला क्या, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है, समपोषी व्यतिकरण। दूसरा लिख लो विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, इसको जल्दी से लिख लीजिए, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण लिख लो। ठीक है, जो व्यतिकरण है कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना, कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक तो होता है समपोषी और एक होता है विनाशी, ठीक है, समपोषी और विनाशी, ध्यान रखना है। एक जो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में इसका नाम है, ध्यान रखना है। तो हो गया यहाँ तक का, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, समपोषी और विनाशी, ठीक है। चलिए, तो अब जो है इसको हटाते हैं और पहला वाला आपको हेडिंग कर देना है, पहला वाला हेडिंग कर देना है, कौन सा, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है। तो जहाँ पर मान क्या होगा, अधिकतम होगा, जहाँ पर मान क्या होगा, अधिकतम होगा, उसे समपोषी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर मान क्या होगा, अधिकतम होगा, उसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो हेडिंग बना लो समपोषी व्यतिकरण, ठीक है, समपोषी व्यतिकरण, ठीक है।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आपको स्क्रीन दिखाएंगे तो आपको ध्यान से देखना है, और डायग्राम भी दिखेगा। डायग्राम मान बढ़ा होगा घटा होगा ये आपको देखोगे कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखेगा आपको, ये ध्यान से देखना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा देखना है ध्यान से, इस तरह से, ये बात आपको ध्यान रखना है, इस तरह से देखना है पूरा का पूरा, ये डायग्राम होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो, तो जहाँ जहाँ मान बढ़ेगा और घटेगा, प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग और परिणामी तरंग होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या करना है, अब देखो संपोषी का मतलब हमने पहले ही बताया, जब तरंग का मान बढ़ेगा मतलब अधिकतम होगा तो वहाँ पर कौन सा व्यतिकरण आएगा, संपोषी आएगा। तो अब देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका डायग्राम भी दिख रहा होगा और इसका हिंदी भी दिख रहा होगा, आपको ध्यान से देखना है और ध्यान सुनना है। हेडिंग होगा संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें लिखा होगा व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगे समान कला में मिलती हैं अर्थात प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है दोस्तों, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और आपको डायग्राम दिख रहा होगा, टाइम के सापेक्ष टी दिख रहा होगा, वाई दिख रहा होगा डायरेक्शन में, और तरंग दिख रहा होगा और लिखा होगा संपोषी व्यतिकरण, जहाँ पर दिख रहा होगा परिणामी तरंग, प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग। तो इतनी चीज़ आपको दिख रही हैं, तो ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रकाश की तरंग की तीव्रता जहाँ पर अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, उसे हम लोग कहेंगे क्या, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो जो आपको लिख रहा है यहाँ पर, जो दिख रहा है ना, उसको लिख लो जल्दी से, जो दिख रहा है उसको क्या करो दोस्तों, जल्दी से लिख लो। तो व्यतिकरण की घटना जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती हैं अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, जो ग्राफ दिख रहा है दोस्तों, उसको जल्दी से बना लो, प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग और परिणामी तरंग, इसको जल्दी से आप लोग बना लो। इतना काम जल्दी से आप लोग कर लीजिए, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से जो है संपोषी व्यतिकरण है ये लिख लीजिए, और जल्दी से ये डायग्राम भी आप लोग ना बना लीजिए। जल्दी करिए, आप लोगों को जो है 1 मिनट आप लोगों को टाइम हम दे रहे हैं, सो जल्दी से ना इसको लिख लो, और ये डायग्राम जो ग्राफ है इसको भी खींच लो, परिणामी तरंग, प्रथम तरंग और द्वितीय तरंग, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर लीजिए जल्दी से। तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता का मान अधिकतम होगा उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हो गया होगा, तो इसको हटाते हैं, संपोषी को हटाते हैं, और इसके सगे भाई की बात करते हैं, इसके दूसरे भाई की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो संपोषी की कहानी क्या हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया, ठीक है। इसकी कहानी खत्म होगी। दूसरा हेडिंग करना आपको, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण हेडिंग कर देना है। और इंग्लिश इसका क्या है, ध्यान रखना, इसका इंग्लिश होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दी से ना ये हेडिंग बना लो, फिर इसके बारे में भी बताते हैं और आपको लिखवाते हैं, ठीक है। सो जल्दी करिए, विनाशी व्यतिकरण हेडिंग हो गया होगा। अब देखो, हमने पहले ही बताया था कि जहाँ पर प्रकाश तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम था, वहाँ पर संपोषी, जहाँ पर न्यूनतम या कम होगा उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है व्यतिकरण किसे कहते हैं और ये कितने टाइप का होता है, और इसकी परिभाषा भी छाप दीजिए। तो अब आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके बारे में विनाशी व्यतिकरण में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं अर्थात प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। साथ में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग, और कहाँ बीच में क्या दिख रहा होगा, परिणामी तरंग। तो आप जो हिंदी दिख रहा है ये, जो हिंदी दिख रहा है ये भी, और साथ में इसका डायग्राम भी ना जल्दी से बना लो और लिख लो जल्दी से, ठीक है। तो 1 मिनट में आप इसको जल्दी से निपटा दो। 1 मिनट क्या करिए दोस्तों, इसको जल्दी से ना लिख लीजिए। तो व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं अर्थात प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इतना आपको लिख लेना है, तो जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लीजिए।
हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो माय डियर स्टूडेंट, ये जल्दी से कर लिया आप लोग। तो रहुआ लोग बुझला कि नहीं कि जहाँ पर तीव्रता कम हुई वहाँ पर कौन सा विनाशी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कर लिए होंगे इसको। ये डायग्राम जल्दी से बनाइए, जो आपको दिख रहा है डायग्राम जल्दी से खींच लीजिए। और हिंदी तो आप लिख चुके होंगे, तो जल्दी करिए, जल्दी ये डायग्राम भी बना लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया होगा, विनाशी व्यतिकरण हो गया, डायग्राम बन चुका होगा। तो इसको हटाते हैं, विनाशी व्यतिकरण भी हटाते हैं। तो आपको व्यतिकरण याद रखना है, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें क्या होती हैं, बढ़ती हैं, चलती हैं, तो कहीं पर जो तीव्रता होता है अधिकतम हो जाता है, कहीं पर न्यूनतम होता है। जहाँ पर दोस्तों अधिकतम होता है ना, उसे बोलते हैं क्या, समपोषी कहते हैं। और जहाँ पर विनाश करेगा कम होगा वहाँ पर न्यूनतम होता है। ध्यान रखना है विनाशी व्यतिकरण। अब याद रखना है कि समपोषी विनाशी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो ये आपका 2 नंबर का या 3 नंबर के एग्जाम में आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो अब अगला हेडिंग करते हैं। ठीक है, अब आपको अगला हेडिंग कर लेना है। अगला हेडिंग कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, ये हेडिंग बनाना है, कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, इसका इंग्लिश लिख लो, कोहेरेंट, इंग्लिश याद रखना, कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस, ये आपको हेडिंग कर लेना है। तो कर लीजिए आप लोग हेडिंग, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेस। कला संबद्ध स्रोत। हेडिंग हो गया, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेस। तो आपको लिखना है और समझना है। देखो, जहाँ पर कलांतर ना स्थिर हो, देखो प्रकाश के ऐसे तरंगे जहाँ पर जो है जो कलांतर होता है वो स्थिर होता है ना, तो ऐसे स्रोत को ही क्या बोलते हैं, कला संबद्ध कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ये आपको लिख लेना है, तो लिख लीजिए इसमें। ठीक है, लिखिए, ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत, ठीक है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनके बीच कलांतर स्थिर होता है। ठीक है, तो लिख लो, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली, ठीक है, लिख लीजिए, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच, कलांतर स्थिर रहता है या स्थिर होता है, उसे कोहेरेंट सोर्सेस या उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, कर लीजिए इतना। ठीक है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली जो तरंगों के बीच जो कलांतर होता है, तरंगों बीच कलांतर स्थिर रहता है या स्थिर होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इतना छाप लीजिए। ठीक है, कला संबद्ध कोहेरेंट सोर्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली जो तरंगों के बीच कलांतर होता है ना, वो अगर स्थिर होता है या स्थिर रहता है, तो
उसे क्या बोलते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, उसे कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है कला संबद्ध स्रोत क्या है, और साथ में ये भी कहा है कि इनकी विशेषता, इनके गुण के बारे में भी लिखिए। तो पहले तो आप लोग इसको छाप लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। हो गया। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच जो कलांतर है वो स्थिर रहता है, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इतना हो गया होगा दोस्तों, इतना कर चुके होंगे आप लोग। जल्दी करिए, जल्दी इसको लिख लीजिए, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। यहाँ तक हो गया है। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली जो तरंगों के बीच कलांतर होता है, स्थिर होता है, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है। चलो इसको हटाते हैं हम, हटा दिए जाए। डन हो गया, कर चुके हैं। और अगर समझ में आ रहा हो और क्लास अच्छा लग रहा हो दोस्तों, क्लास को सभी लोग लाइक कर दो और दिल जल्दी से भेज दो। ठीक है, क्योंकि 2 दिन क्लास नहीं हो पाया, कुछ रीज़न था, थोड़ा से कहीं हम दूसरी जगह थे इसलिए नहीं कर पाए। तो जब भी कोई समस्या आ जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो क्लास नहीं हो पाएगा तो अलग बात है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको डेली का डेली क्लास दूँ। ठीक है, अब हेडिंग करना है, अगला हेडिंग करना है आप लोगों को। ठीक है, हेडिंग जो करना है एग्जाम में ये भी आ चुका है, आपको ध्यान रखना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हेडिंग कर लो, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। तो व्यतिकरण की घटना के लिए कौन कौन शर्तें जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी विशेषता होती है, ये बात भी आपको लिखना पड़ता है एग्जाम में, ये भी आपको जानते रहना है। तो हेडिंग दोस्तों बना लो, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ये हेडिंग कर लीजिए। और आप एक चीज़ जानते रहना, इसका सरकारी लाइन तो आपको याद ही होगा ना, कि जो इसके शर्तें हैं वो क्या है, निम्नलिखित हैं या निम्नवत हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते हो, कई हजार साल पहले से पढ़ रहे हो, आप लोग बहुत बूढ़े हो चुके हो, हमको ये सब कुछ पता है। तो ध्यान रखना है आपको कि इसकी जो शर्तें हैं क्या है, एक लाइन आपको ध्यान रखना है, निम्नलिखित हैं, ये चीज़ आपको जानते रहना। वो क्या हो गया है, सरकारी हो चुका है। कर लीजिए जल्दी से, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो ये हेडिंग हो गया होगा। अब देखो, इसमें 4-5 पॉइंट रहेगा। अगर आपका मन करता है आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, अगर आपका मन करता है 5 लिख लेना। ठीक है, बट सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ये बात आपको इसको समझा देना है। अदरवाइज फिर अपना 3 नंबर क्या कर लेना, माइनस कर लेना, उसमें क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा, आप जानती हो। तो अब देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और सरकारी लाइन लिखा हुआ होगा, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है दोस्तों, निम्नलिखित हैं। अब पहले पॉइंट दिख रहा होगा, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यतिकरण प्रतिरूप अस्थायी नहीं होता है। ये आपको ना पहले लाइन में, ये दोस्तों कहाँ दिख रहा होगा, पहले लाइन में, पहले पॉइंट में ये दिख रहा होगा कि कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए, तरंगों क्या होना चाहिए, मान नियत होना चाहिए, कलांतर स्थिर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो व्यतिकरण की जो फ्रिंजें हैं वो प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। दूसरे पॉइंट में देखिए,
दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो तरंगों की कलांतर का अंतर स्थिर नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्या याद रखना है आपको, दोनों तरंगों की जो आवृत्ति है और तरंग दैर्ध्य दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, ये चीज कर लीजिए यहां तक का। फिर तीसरे पॉइंट की बात करें हम, 2 पॉइंट हो गए, दोनों लिख लीजिए। फिर तीसरे की बात करते हैं। अब तीसरे में दिख रहा होगा, अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, और अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो अदीप्त फ्रिंजों में भी प्रकाश की पर्याप्त तीव्रता रहेगी। अतः अच्छे विपर्याप्त कांस्टेंट, ठीक है, जो कांस्टेंट, ठीक है, कंट्रास्ट क्या होगा के लिए दोनों तरंगों के लिए आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। चौथे में दिख रहा होगा आपको, देखो आपको ध्यान रखना है कि जो भी बोला है चौथे पॉइंट में, अब चौथे की बात करते हैं, 3 पॉइंट हो चुका है। तीसरे में ये कहा था अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। चौथे में प्रकाश स्रोतों की मध्य दूरी बहुत कम होनी चाहिए, जिसमें दोनों तरंगाग्र एक ही दिशा में अग्रसित होकर फ्रिंजे अधिक चौड़ी बनाएं। पांचवा देखिए, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण मतलब बहुत पतला होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो फ्रिंजों में अति व्यापन ओवरलैपिंग होगा, जिस कारण फ्रिंज अस्पष्ट दिखाई नहीं देगी या नहीं होगा। ठीक है, अस्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ध्यान रखना है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये 5 पॉइंट आप लोग एकदम इच्छाधारी नाग और नागिन तरह खींच लो, और एग्जाम में आएगा तो जाकर वहाँ डस लेना, ऐसा वाला कतई जहर सवाल ये भी है। इसके बाद जो करेंगे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जल्दी से ये 5 पॉइंट ना आप लोग जल्दी से ना इसको छाप लो और कर लो। तो जल्दी से ये पॉइंट आप लोग कर लीजिए, जो आपको 5 दिख रहा है जल्दी से इसको नोट कर लो, और यहाँ तक की कहानी आप लोग ख़त्म कर दो। तो ये 5 जल्दी से लिख लीजिए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाले हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, तो आपको जानते रहना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हटाते हैं। यहाँ तक हो गया होगा, यहाँ तक आप लोग कर चुके होंगे, तो इसको हटाते हैं। ठीक है, तो 5 आपको आवश्यक शर्त क्या करना था, लिख लेना था, हो गया होगा। अब इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब जो बात करने वाले हैं ना वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोगों को हेडिंग कर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, यंग का प्रयोग। हेडिंग करना है क्या, यंग का प्रयोग। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम थॉमस यंग, 1801 में जो है द्विग रेखा चित्र प्रयोग किए थे, उसकी बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये,
तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एम आई का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नहीं सोच लो सर जी एम आई मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, एम आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हेडिंग यंग का प्रयोग, ठीक है, यंग का प्रयोग, या फिर इसको आप जो है यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग भी कह सकते हैं। कई सारे इसका नाम है, ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सो जल्दी से आप लोग हेडिंग कर दो यंग का प्रयोग या फिर यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। जैसे कि आप जो है देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा है 2014, 18, 20, 13, 18, 20, 2012, 14, 17 कैसे पूछा है। प्रकाश के वितरण संबंधी यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए। फ्रेंच चौड़ाई के लिए क्या करिए, सूत्र स्थापित कीजिए। यंग के झिर्री या द्विझिर्री प्रयोग में बनने वाले फ्रेंच चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है। तो अब क्या करो, जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रहा है यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, तो आप देख ही पा रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग कर दो यंग का प्रयोग या फिर यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। जल्दी से हेडिंग बना लो, ठीक है। जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लो। तो हेडिंग आपको दिख रहा होगा, देखो, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। तो हेडिंग आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, इसको लिख लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है दोस्तों, लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखिए स्क्रीन पर इसका डायग्राम भी दिखेगा साथ में, और साथ में इसका हिंदी भी दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग कान खोल सुनिएगा और ध्यान समझना है। जहां पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजें बनेंगी उसकी हम लोग बात करेंगे, सो डिटेल से आप लोग समझिएगा और एकदम कलर में आपको दिखेगा, अच्छा वाला डायग्राम दिखेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो सिद्धांत मतलब क्या है वो चीज़, सन 1801 में लंदन के वैज्ञानिक, कहाँ के, लंदन के, ध्यान रखना है, ठीक है, वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने प्रकाश के वितरण को अपने द्विक या प्रयोग या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रदर्शित किया। प्रायोगिक व्यवस्था चित्र ए में प्रदर्शित है। तो जो आपको चित्र दिख रहा है ए, इसमें आपको ध्यान से देखना है। जहां पर पर्दे का नाम पी है, क्यू है और आर है, 3 पर्दे इन्होंने लिए। पहला जो लिया उसमें एक छिद्र रखा एस, दूसरे वाले में S1 S2 2 छिद्र आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ से आपको फ्रिंज बन रहे हैं। बी मतलब ब्राइट दीप्त पट्टी, डार्क, डी मतलब डार्क है जहां पर आपको दिख रहा है अदीप्त पट्टी, ठीक है, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, दीप्त, ऐसे करके इस पर्दे पर, आर वाले पर्दे पर आपको फ्रिंजें दिखाई दे रही हैं। और इनमें तरंग कैसे हैं, निस्पंद और प्रस्पंद रेखा है, वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, साथ में हिंदी भी। हिंदी में क्या लिखा है, इसमें पी एक पर्दा है, ध्यान रखना है आपको। इसमें जो हिंदी दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको डायग्राम बनाना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और आपको हिंदी भी बढ़िया तरीके से लिखना है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है और कतई जहर सवाल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो इसमें पी एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र एस है। पर्दा पी के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा क्यों रखा है, तो पी के बाद क्यों है, क्यों के बाद आर है, आपको 3 पर्दे दिख रहे होंगे, पी क्यों आर, ठीक है। क्यों रखा है, जिसमें पास 2 रेखा छिद्र S1 व S2 हैं। ये रेखा छिद्र S1 व S2 पहले रेखा छिद्र S की सीध में ना होकर ऊपर तथा नीचे, देखो S आपका सामने है जबकि S1 S2 ऊपर नीचे उसके हैं, उसके फ्रंट में सामने नहीं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सीध में ना होकर ऊपर नीचे तथा पर्दा क्यों के सामने एक तीसरा पर्दा आर स्थित है। तो पी क्यों आर आपको नाम याद रखना है, या फिर आप जो है पर्दे का नाम चेंज भी कर सकते हैं, LMN या ABC कुछ भी पर्दा ले सकते हैं, बट आपको पी क्यों आर रखना है, या फिर आप चाहे LMN भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए,
आगे बात करते हैं। तो बोला है कि रेखा चित्र S1 व S2 पहले रेखा चित्र S की सीध में ना होकर ऊपर नीचे तथा झिर्री S से सममित मतलब सिमेट्रिकल हैं तथा S से बराबर दूरी पर स्थित हैं। तो सब क्या है, बराबर दूरी पर स्थित हैं। पर्दा Q के सामने एक तीसरा पर्दा R स्थित है। जब पर्दे P की बाईं ओर रेखा चित्र S पर एक वर्डी, ठीक है, तो आपको याद रखना है मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णी जिसमें एक कलर होता है, प्रकाश डालते हैं तो पर्दे आर पर समान चौड़ाई की दीप्त मतलब ब्राइट तथा अदीप्त मतलब डार्क पट्टियां या बैंड्स, ठीक है, क्या होते हैं, एकांतर क्रम में झिर्री S1 व S2 के समांतर दिखाई देते हैं। चित्र ए में इन्हें क्रमशः बी व टी पर, बी मतलब ब्राइट और डी मतलब डार्क, जो कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ध्यान रखना है, प्रदर्शित किए गए। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। सभी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों से बना प्रारूप पैटर्न जो पर्दे पर दिखाई पड़ता है उसे व्यतिकरण प्रारूप इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। तो आपको देखो अदीप्त और दीप्त दिख रहा होगा डायग्राम कलर में एकदम बढ़िया से। डायग्राम ए और डायग्राम बी आपको बढ़िया दोनों चीज कर लेना है। पूरा हिंदी लिखना है जो हमने अभी बोला है, और साथ में जो आपको ब्राइट और डार्क पट्टियाँ दिख रही हैं, फ्रिंज दिख रहे हैं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो दोस्तों जल्दी से ना आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो या तो एक एक पॉइंट बढ़िया से लिख लो। आपको जो है टाइम देंगे, आराम से बनाइए और मस्त वाले तरीके से आप लोग लिखते रहिए। तो जल्दी करिए। जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक जल्दी से कर लीजिए। चलिए हो गया ये, यहाँ तक दोस्तों कर लिए हो तो जल्दी करो, आप लोग जल्दी से इसको लिख लो, ठीक है, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लो। दीप्त अदीप्त, बी मतलब ब्राइट और डी मतलब डार्क, ये बात आपको ध्यान रखना है जो डायग्राम दिख रहा है। बाकी आपको नीचे दिख रहा होगा दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज, ठीक है, तो ये भी आपको जानते रहना है।
तो एग्जाम में अगर आप इसको लिख देते हो, ये एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, इसलिए कैसा सवाल है, कतई जहर सवाल है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं दोस्तों, हटाते हैं। अब देखो इसी में पूछा गया और है, एग्जाम में कई बार पूछा है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इसी का अगला हेडिंग आपको बना लेना है, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र, ये फार्मूला। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए क्या फार्मूला या सूत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी हेडिंग बना लो, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए क्या सूत्र। अब यहाँ पर देखो स्क्रीन पे आपको इसका डायग्राम भी दिखेगा, साथ में हिंदी भी दिखेगा, उसको लिखना है एंड डन कर लेना अच्छे से, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र। अब देखो डायग्राम को दिख रहा होगा, जहाँ पर पर्दा ले रखा है, दूरी रखा है डी कैपिटल में, और फिर आपको S1 S2 और ये सारी डी स्मॉल डी जो कि S1 S2 की भी दूरी है, और सी पॉइंट पर जहाँ पर थीटा एंगल बना है उससे लंब डाला गया है ए, और थीटा एंगल पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, पी पर्दा और ये सारी चीज़ें लिखी हैं, जहाँ दूरी है पी और ओ का कितना स्मॉल एक्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा हिंदी। एस एक रेखा छिद्र है जिसे एक बड़ी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। इस रेखा छिद्र से आगे दो रेखा छिद्र S1 व S2 हैं जो एक दूसरे से बहुत समीप हैं, इसके समांतर हैं तथा उससे समान दूरी पर स्थित हैं। एस से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। S1 व S2 भी द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत बन जाते हैं। इससे निकली तरंगे एक दूसरे के साथ अध्यारोपण के पश्चात डी दूरी पर, उसके आगे देखिए आपको दिख रहा होगा, डी दूरी पर क्या स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। इन फ्रिंजों की चौड़ाई नाप कर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की भी गणना की जा सकती है। तो यहाँ तक का हिंदी जल्दी से आप लोग छाप दो, और ये डायग्राम भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे तो लिख लो जो पर्दा दिख रहा है और सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए जल्दी से। फिर उसके आगे हिंदी देखिए। माना कि पर्दे के बिंदु P पर दीप्त फ्रिंजें बनती हैं। माना S1 S2 का लंब अर्धक CO पर्दे पर O पर मिलता है, जो पर्दा O है उस पर क्या होता है, मिलता है, तथा P की O से दूरी x है। अतः S1 व S2 से P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर मतलब पथों का अंतर S2P माइनस S1P है। अब S1 से S2P पर लंब S1A डाला गया है, तब बिंदु P पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर S2P माइनस S1P बराबर क्या S2A है। अब देखो जो समकोण त्रिभुज है S1 S2A तथा जो समकोण त्रिभुज PCO हैं, ये दोनों क्या हैं, ये ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। अतः S2A अपान S1 S2 इक्वल टू OP अपान CP। दूरी CO S1 S2 की तुलना में बहुत बड़ी है, अतः CP को CO के बराबर लेने पर S2A अपान S1 S2 इक्वल टू OP अपान CO, अथवा S2A, क्योंकि S2A का जो वैल्यू है वो क्या है, देखो डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, तो आपको S2A का वैल्यू देखना है, कितना दे रखा है, स्मॉल डी दे रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो वही लिखा है आगे, अथवा S2A अपान डी बराबर कर क्या x अपान डी। पथांतर कितना आया था, अंतर पथांतर S2A है, तो S2A बराबर क्या XD अपान डी। इसको बॉक्स में आप लोग लिख लीजिए, यही पथांतर लाना था तो आ गया है। यहाँ तक का जल्दी से नोट कर लीजिए।
यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, या फिर जल्दी से नोट कर लीजिए। पथांतर S2A बराबर क्या है, XD अपान कैपिटल D। X आप जानते हैं क्या है, P और O के बीच दूरी है, जबकि कैपिटल D जो है दिया है, जो आपको दिख रहा होगा पर्दा, और जो आपको था क्या था, आपको याद रखना P क्यों, तो उनकी बीच दूरी कैपिटल D दे रखा है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और स्मॉल d जो दूरी है वो किसके है, S1 और S2 छिद्र रेखा छिद्र के बीच की दूरी है। तो यहाँ तक दोस्तों जल्दी से लिख लो, यहाँ तक जल्दी से लिख लो, और ये पूरा डायग्राम भी आप लोग बना लो। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए। फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र का यह जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, और इसको लिख लेना बढ़िया से, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और दो चीज़ जानते रहना है। देखो दीप्त फ्रिंज की स्थितियाँ, दीप्त फ्रिंज के लिए फार्मूला सूत्र, ठीक, इसका फार्मूला देखना है और लिख लेना आपको अच्छे से ये फार्मूला, ठीक, अच्छे से याद रखना है। क्या होता है, एम लेमडा इक्वल टू, ध्यान रखना है आपको, एक्स डी, ठीक है, और अपान में क्या, कैपिटल डी, और अपान में कैपिटल डी, ठीक है। और याद रखना है एम का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट जितना भी ले जाना चाहो वो चीज़ होता है, तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। क्या होता है, 0 1 2 3 जितना भी होता है आपको डॉट डॉट करके लिख लेना है। ये किसका है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, दीप्त फ्रिंज की क्या है, स्थिति है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। उसके लिए क्या है, सूत्र है ये। अगर वही कह दे अदीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज की स्थिति का सूत्र, फ्रिंज की स्थिति के लिए या स्थिति का सूत्र, स्थिति के लिए, तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। इसका फार्मूला आपको जानते रहना है, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसका होता है m, ठीक है, m माइनस 1/2 लेमडा इक्वल टू, ठीक है, लेमडा इक्वल टू एक्स डी अपान कैपिटल डी, ये फार्मूला। और m बराबर क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, चूँकि m बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट जहाँ तक ले जाना चाहें वो कर लीजिए इसको भी, ठीक है। ये सूत्र भी और ये सूत्र भी दोनों छाप लो, ये फार्मूला भी छाप दो और ये भी छाप लो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है। चलिए हो गया यहाँ तक, ये लिख लिए, ये हो गया होगा। सो जल्दी से इसको हटाते हैं। यहाँ तक कर चुके हैं आप लोग कि दीप्त फ्रिंज की फार्मूला ये होता है और अद्वित के लिए ये होता है, इसको आपको लिख लेना है और याद रखना है, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। दीप्त का मतलब चमकदार जो ब्राइट होगा, और अद्वित का मतलब जो क्या होगा, डार्क होगा, काली पट्टी होगी, उसकी बात करते हैं। इन सारी चीज़ें हो गई बात, ध्यान रखना, इनका फार्मूला था, लिख लेना था। अगर कोई पूछ ले कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, ठीक है, फ्रिंज की विड्थ पूछ ले, फ्रिंज चौड़ाई, तो आपको हेडिंग कर देना है फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई,
फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है, फ्रिंज विथ। आपको ध्यान रखना है कि दो क्रमागत, क्या रखना है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, दो क्रमागत, या तो चमकदार दो होगा, या दो काला होगा, डार्क होगा, या ब्राइट होगा, उनकी चौड़ाई क्या बोलते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है उसी क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो लिख लेना है। तो जो फ्रिंजों की दूरी होती है या चौड़ाई को या दूरी को क्या बोलते हैं, फ्रिंजों की चौड़ाई कहते हैं, फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। इसे W से करते हैं और फॉर्म लिख देना, W बराबर आपको लिख देना है d लेम्डा अपान स्मॉल d, d लेम्डा अपान स्मॉल d, ठीक है। फार्मूला भी आपको लिख लेना है, d लेम्डा अपान स्मॉल d। कर लीजिए इतना। डी लेम्डा अपान स्मॉल डी, कैपिटल डी है और यहाँ लेम्डा है, और यहाँ पर ये लेम्डा जानते हो तरंग दैर्ध्य होता है, और ये आप डी जानते हैं दूरी है, ये भी दूरी है, और ये क्या है, चौड़ाई है, फ्रिंज चौड़ाई है। तो दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त, तो दो चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, उनके बीच की जो भी समान दूरी होती है या चौड़ाई होती है, उसी चौड़ाई को दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं, और W बराबर क्या, डी लेम्डा अपान स्मॉल डी। यहाँ तक का जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों, यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक हो गया होगा। हो गया, लिख चुके हैं यहाँ तक का। तो दोस्तों ये लेसन केवल यहीं तक का था, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बनने वाला है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज जो क्लास है यही तक होने वाला है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए क्लास में और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।